हेलो गाइस, जय जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेरो वृंदावन धाम में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे अच्छी वीडियो कि अगर आप भी वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव ये सारी जगह घूमना चाहते हैं तो मैं आपको इजी वे में समझाने वाला हूँ कि किस किस दिन आप कहाँ कहाँ किस किस मंदिर में जा सकते हैं। ये सब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ और शुरू से लेकर मैं आपको एंड तक सारा कुछ बताऊँगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला हर एक न्यू नोटिफिकेशन आपके लिए कुछ खास हो। तो दोस्तों, मैं आपको लाइन वाइज इजी वे से हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा, हर एक मंदिर के बारे में बताऊंगा और किस किस समय आप किस किस मंदिर में जा सकते हैं उसकी टाइमिंग भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ई रिक्शा एक्सपेंसेस, टैक्सी एक्सपेंसेस और खाने में कितना खर्चा आता है, वहाँ रहने के लिए कितना बजट है, प्रॉपर बजट में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। उसके लिए आप एंड तक हमारी वीडियो पर बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी वृंदावन, मथुरा, बरसाना घूमने जा रहे हैं और इस पूरे टूर को समझने के लिए अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों, आप सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। किसी भी वीडियो में आपको इतना डिटेल में समझने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटी से छोटी बात बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका सफ़र जो है सुहाना रहे। हैव अ ग्रेट जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार वृंदावन घूमने जा रहे हैं और आप इस टूर का अच्छे से लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप कम से कम एक हफ्ते के लिए ज़रूर जाएं ताकि आपकी जर्नी बेस्ट रह सके। क्योंकि वैसे तो वृंदावन में देखने वाले 700-800 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, पर मेन मंदिर जो घूमने वाले हैं वो कुछ ही हैं। आपको कम से कम एक हफ्ता तो चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं, जो ट्रेन सबसे कम समय लेती हैं वो दो हैं, गोल्डन टेम्पल और दूसरी है सचखंड एक्सप्रेस। अमृतसर से वृंदावन जाते हैं, 9 घंटे में मथुरा स्टेशन तक पहुंचा देगी क्योंकि वृंदावन में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और वहां पे कोई ट्रेन नहीं रुकती है। इसीलिए अगर आप ट्रेन रिजर्वेशन करवाते हैं तो मथुरा तक की ही करवाएं। अब इसके लिए आप जिस जिस एरिया से जाते हैं उस एरिया की अलग अलग टिकट्स रहती हैं। उसके लिए आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन साइट से, जहां से आप टिकट बुक करवाते हैं वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो जनरल डिब्बा कभी बुक मत करवाएं। इसके लिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी यात्रा है वो असुखद हो सकती है। तो गाइज, ये मैंने आपको बताया ट्रेन्स के बारे में और उनकी टिकट्स के बारे में। इसके अलावा भी कई ट्रेन्स चलती हैं जैसे कि पश्चिम एक्सप्रेस, और भी कई तरह की ट्रेनें चलती हैं जो कि सचखंड और गोल्डन टेम्पल से थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं। इसीलिए सबसे अगर बेस्ट की बात की जाए तो सचखंड और गोल्डन टेम्पल ही रहती हैं। तो अगर पश्चिम एक्सप्रेस भी सो है, उसके बाद अगर आप कोई ट्रेन बुक करवाते हैं तो गाइस इट्स डिपेंड अपॉन यू। एंड गाइस, अगर आप जाते हैं अपनी टैक्सी में, आपको सबसे पहले जाना होगा वृंदावन, फिर आगे मथुरा, क्योंकि वृंदावन मथुरा से पहले आता है। वाया ट्रेन, ट्रेन वृंदावन नहीं रुकती है, ट्रेन का स्टॉपेज मथुरा में है। आप सबसे पहले जाएंगे वृंदावन, फिर मथुरा, फिर उसके आगे है गोकुल। गोकुल में घूमने वाले छोटे छोटे कई मंदिर हैं। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं जैसे कि गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, और उससे भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो उससे आगे है आगरा का ताजमहल, रेड फोर्ट, और वहाँ घूमने के लिए छोटी छोटी कई जगह हैं। एंड गाइस, अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है बाय फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से वृंदावन मथुरा घूमना चाहते हैं, इसके लिए आपको एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट मिल जाएगी जो कि आपको कम समय में और कम पैसों में दिल्ली या आगरा तक पहुंचा देगी। इसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा और आगे आप वाया ट्रेन या वाया बस वृंदावन और मथुरा जा सकते हैं।
सो गाइस, सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप मथुरा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आपको जाना है अपने होटल में, तो वहां से आपको लेनी पड़ेगी ई रिक्शा या टैक्सी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो स्टेशन से बाहर जाकर रोड पर से ई रिक्शा लीजिए। अगर आप अंदर से ई रिक्शा लोगे तो उसके लिए अलग से स्लिप चार्जेस लगते हैं जो कि ऑटो वाले को पे करने होते हैं। वो आपसे अलग से 50 या 100 रुपए डिमांड कर सकता है। अगर आप इस सेविंग को करना चाहते हैं तो आप स्टेशन या एयरपोर्ट से बाहर निकल करके रोड से तो ऑटो लें। गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मथुरा स्टेशन और अब हमें होटल लेना है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास। अब हमें बाहर से ई रिक्शा लेना है। वो आपको जन्मभूमि तक छोड़ने के एक सवारी के 40 रुपए लेगा। तो गाइस श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास होटल लेने से आपको घूमने में काफ़ी इजी रहेगा और इससे आपका समय और ई रिक्शा का एक्सपेंस भी बचेगा। शाम तक मथुरा पहुंच जाएंगे। शाम को आप वहां रुककर लंच करेंगे और उसके बाद आप वहां पे होटल लेंगे और फिर आपके पास बचती है रात। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रात को अच्छे से रेस्ट करें और अगले दिन यानी कि डे 2 पे आप मंदिर घूमने के लिए निकलें। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है डे 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होप सो गाइस डे 1 में आपने अच्छे से रेस्ट कर ली है। तो अब डे 2 में आप अच्छे से बूस्ट हो चुके हैं। तो अब आपको डे 2 में सबसे पहले कहाँ जाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह 7 बजे तक उठ जाइए। आप सबसे पहले जाइए द्वारकाधीश मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। सुबह 6:30 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 7:30 बजे तक खुला रहता है। आप कभी भी वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप द्वारकाधीश मंदिर में जाएं। तो गाइस उसके बाद जैसे ही आप वहां से बाहर निकलते हैं तो सीधा आपको जाना है कंस किले की ओर। ये रहा श्री कृष्ण जी के मामा कंस का किला और उसको जाने का रास्ता। ये रास्ता जो है द्वारकाधीश से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आगे से सीढ़ियाँ और चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। इस पर जाने के लिए आपको रास्ते में बहुत सारे बंदर मिलेंगे। उसके लिए आपको अपनी सेफ्टी बनाकर रखनी है। एक स्टिक साथ में जरूर होनी चाहिए छोटी सी, जिससे बंदर डरते हैं और पीछे हट जाते हैं। और पूरी यमुना माता नदी का किनारा यहाँ से देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रात के टाइम कंस किला मत जाएं क्योंकि ये बहुत सुनसान एरिया है और यहाँ बंदर आप पर हावी हो सकते हैं। तो गाइस कंस का किला देखने के बाद आपके पास तीसरी जगह घूमने के लिए है। वहाँ द्वारकाधीश मंदिर के पास ही आपको मिलेगा विश्राम घाट देखने के लिए। विश्राम घाट वो घाट है जहाँ श्री कृष्ण जी ने मामा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। यहाँ 12 घाट हैं उत्तर दिशा में और 12 घाट हैं दक्षिण दिशा में और ये सबसे मेन है विश्राम घाट। इसके साथ ही यमुना नदी पड़ती है। वहाँ लोग स्नान करने आते हैं। 24 घंटे तक आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग करने का आपका पर मेंबर का 50 से 100 रुपये टिकट। इसके बाद आप साथ ही में चौथे नंबर पर यमुना माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और फिर यमुना माता मंदिर के साथ ही आपको मिलेगा भाई बहन का मंदिर। इसके बाद आपको जाना है छठे नंबर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये मंदिर आपको सुबह 5 से 12 और शाम को 4 से 9:30 बजे तक खुला मिलेगा। यहाँ कुल देखने वाले 4 से 5 मंदिर हैं। इसी मंदिरों के साथ आपको एक छोटी सी गुफा देखने को मिलेगी जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। इस गुफा को देखने की टिकट है 10 रुपये एक पर्सन की।
एंड गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, आप इस मंदिर के अंदर किसी भी तरह का कोई सामान, कोई बैग, कोई खाने पीने वाली चीज़ या कोई प्रसाद लेकर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको अपना सामान बाहर विंडो पे सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसकी वेट के हिसाब से आपको टिकट काट कर दी जाएगी, जिसकी फ़ीस 15 से 20 रुपए तक रहेगी। और गाइस, एक बात का ध्यान और दीजिए, अगर आप ऊपर मंदिर में जाकर अपने शू उतारते हैं तो कृपया उसको शू स्टैंड में ही उतारें, ऐसे बाहर मत उतारें, क्योंकि वहाँ से आपके शू चोरी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहीं पे उतारें जहाँ जूतों की सेवा चल रही है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गाइस, आप तकरीबन 12 से 1 बजे तक कृष्ण जन्मभूमि में से माथा टेक करके हो जाओगे फ्री। और इसके बाद आपको करना है लंच मथुरा के फेमस ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में, जो आपके बजट में रहेगा। हियर गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ के ई रिक्शा वाले आपको टूरिस्ट समझकर आपको लूटने की कोशिश करेंगे, मतलब आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत वहाँ की स्लैंग कॉपी करनी है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्लैंग है जो आपको बोलनी है, जिससे आप उनको लगेगा कि आप यहाँ पे आते जाते रहते हैं या आप यहाँ के पक्के निवासी हैं। तो गाइस, लंच करने के बाद आपको जाना है गोकुल के लिए। तो गोकुल जाने के लिए रिक्शा आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से मिल जाएगी। वहाँ से आपको पर मेंबर 100 से 150 रुपए तक का ऑटो आने जाने तक का मिल जाएगा। गोकुल से लेकर चिंताहरण महादेव मंदिर तक घुमाकर 3 से 4 घंटे में आपको वापस वहीं पे कृष्ण जन्मभूमि के एंट्री गेट पे छोड़ देगा। जान लेते हैं कि गोकुल में घूमने के लिए क्या क्या है। गोकुल में सबसे पहले आपके लिए आएगा नंद भवन, जिसे कृष्ण बलराम चाइल्डहुड मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही में एक मंदिर है जहां श्री राधा जी का ससुराल है। वहां जाने वाले श्रद्धालु पापा पैया कृष्ण कन्हैया नाम के जयकारे लगाते हैं। ये रहा नंद यशोदा भवन के द्वार पर बना भगवान शिव का गोपेश्वर धाम मंदिर, जहां भगवान शिव ठाकुर जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने गोपी के रूप में उनके द्वार पर आए थे। आपको गोकुल की प्यारी प्यारी गलियां देखने को मिलेंगी, जहां श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन में दौड़ा करते थे। यह गोकुल का प्रसिद्ध श्री नंद भवन मंदिर 84 खंबा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन खंभों की गिनती करना असंभव है। कभी कभार तो ये 84 से गिनती कम हो जाती है, तो कभी 84 से गिनती ज़्यादा हो जाती है। यहाँ भगवान की शरणागत आए हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है। तो गाइस, इसके बाद आपको वापस आना है अपने ई रिक्शा में, और वो आपको यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे रमन रेती मंदिर में लेकर जाएगा। ये है रमन रेती, और ये गोकुल से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और वृंदावन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो जगह है जिस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में खेला करते थे। इस मिट्टी की खासियत ये है कि इससे आपके कपड़े और तन मैला नहीं होता। शास्त्रों में मान्यता है कि इस मिट्टी में लोथ-पोथ होने से हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिलती है, और ये मिट्टी बहुत ही शुद्ध मानी गई है। बहुत दूर दूर से लोग आकर इस रेती में ओत-पोत होते हैं। मान्यता है कि इस रेती से मिट्टी का कुछ समय के लिए एक छोटा सा घर बनाने से व्यक्ति के जीवन में उसके अपने घर का सपना साकार होता है, और हर किसी को इस रेती में स्नान जरूर करना चाहिए। गाइस, रमन रेती के बाहर आकर उसके सामने है छोटा सा एक चिड़ियाघर, जहां आपको खरगोश, हिरन, बतख, मोर आदि जानवर देखने को मिलेंगे। आप उनको वहां से चारा लेकर भी डाल सकते हैं, जो कि आपको 10 रुपए में मिल जाएगा।
श्री राधे। ऐसी तड़प जगा दी है आपने मन में मेरे श्री लाडली राधा। हर हाल में वृंदावन आना है मुझको, चाहे आए कोई भी बाधा। मेरे नसीब में लिख दो दर्शन अपने, और श्री प्रेमानंद जी महाराज के हमें चरणों में हमेशा लगाए रखना, ये प्रार्थना करता हूँ आपसे। तो गाइस, रमन रेती और चिड़ियाघर देखने के बाद आपको वापस बैठना है अपने ऑटो में, और ऑटो वाला आपको ले जाएगा। इससे थोड़ी ही आगे है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाल रूप में यहाँ पर माटी खाई थी, और माता यशोदा के कहने पर जब अपना मुख खोला तो उसमें माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। यहाँ पर माटी का प्रसाद मिलता है जो खाने में बड़ा ही स्वाद और बड़ा ही टेस्टी है। ब्रह्मांड घाट पर श्रद्धालु द्वारा हर समय हरि नाम कीर्तन चलता रहता है। इसी के साथ यमुना नदी भी पड़ती है, जहाँ लोग कछुए और मछलियों को चारा डालते हैं। यहाँ आपको 5 या 10 रुपए में मछलियों और कछुओं के लिए चारा मिल जाएगा। गाइस, यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ आपको वापस बैठना है अपने रिक्शा में, और इससे थोड़ी ही आगे जाना है आपको, जहाँ महादेव जी का मंदिर है, चिंताहरण महादेव मंदिर। माना जाता है कि वहाँ माथा टेकने से इंसान के दिमाग पे जो भी चिंता है वो सारी मिट जाती हैं। तो इसी के साथ आपको गाइस आना है वापस अपने ऑटो में, और वापस आपको आना है कृष्ण जन्मभूमि में, जहां आपने होटल स्टे किया है। तो उम्मीद है कि आपको कृष्ण जन्मभूमि या अपने होटल तक पहुंचते पहुंचते शाम के 7 से 8 बज जाएंगे। उसके बाद आपको आकर करना है डिनर, और उसके बाद आप करेंगे रेस्ट। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारी इस वीडियो को देखकर इन इन जगहों पर घूम लिया है। तो आप डे 2 को गए द्वारकाधीश मंदिर, कंस किला, विश्राम घाट, यमुना रिवर में स्नान किया, यमुना बोटिंग की, यमुना मंदिर में माथा टेका। उसके बाद आप गए 5वें नंबर पे भाई बहन का मंदिर। 6वें नंबर पे आपने देखा श्री कृष्ण जन्मभूमि। फिर लंच करने के बाद आप गए गोकुल के मंदिरों में, जहां आपने देखा नंद भवन, और फिर आपने देखा गोकुल की गलियां, और फिर गोपेश्वर महादेव जी की समाधि। उसके बाद आपने देखा 84 खंबा मंदिर, जिसे कृष्ण बलराम चाइल्डहुड मेमोरीज भी कहा जाता है, और जिसे नंद भवन भी कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा गोकुल की रमन रेती, और फिर आप गए ब्रह्मांड घाट में। उसके बाद 10वें नंबर पे आपने देखा चिंताहरण महादेव मंदिर। उसके बाद आप आ गए वापस अपने होटल में। अब आप रात भर अपने आप को बूस्ट कीजिए और कीजिए रेस्ट। सो हेयर गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ रमन रेती नाम की 2 जगह हैं। एक तो है वृंदावन की रमन रेती, और दूसरी है गोकुल की रमन रेती। इसीलिए आप जब भी ई रिक्शा वाले को बोलें तो उसको ये करेक्शन ज़रूर कर दें कि हमें गोकुल की रमन रेती में जाना है। वेरी गुड मॉर्निंग, और आप आ चुके हैं डे 3 पे। तो डे 3 को भी आपको डे 2 की तरह सुबह 7 बजे तक उठ जाना है।
और आज आपको मथुरा से करना है चेक आउट और आपको आज के लिए जाना है गोवर्धन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक गोवर्धन के लिए निकल जाएंगे। अब गोवर्धन तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप ऑटो पे गोवर्धन जाना चाहते हैं तो वो आपसे पर मेंबर के 100 रुपये लेगा और आपको गोवर्धन तक छोड़ देगा। और अगर आप बस पे गोवर्धन जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट से ऑटो लेना होगा छठी करा चौक तक का, और वहाँ से आपको बस मिलेगी 50 रुपये में। तो तब भी उतना ही एक्सपेंस पड़ जाएगा। इसीलिए आप अपना टाइम सेव करिए और ऑटो में ही जाइए। श्री कृष्ण जन्मभूमि से गोवर्धन तक का रास्ता रहेगा 20 से 22 किलोमीटर तक का, और गोवर्धन पहुंचने में आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लग सकता है। तो गाइस, जैसे ही आप गोवर्धन बस स्टैंड पर उतरते हैं तो उसी के पास आपको कई सारे होटल देखने को मिलेंगे। वहां आप होटल लेकर चेक इन कर सकते हैं। तो होप सो गाइस, आपने वहां चेक इन कर लिया है और अब आप फ्रेश हो करके वहां से निकल जाइए गोवर्धन के लिए। और आज आपको सबसे पहले कहाँ जाना है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है वहां से दान घाटी, जिसे हम गिरिराज मंदिर भी कहते हैं, जो कि आपके होटल या बस स्टैंड से 1 आध किलोमीटर की दूरी तक रहेगा। वहां आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं और उस मंदिर में दूध चढ़ता है और वहां आप घी का दिया भी जला सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जाना है गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। गिरिराज मंदिर के बिल्कुल सामने से रास्ता जाता है, जहां से आप गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा दो तरह की है। एक है बड़ी परिक्रमा जो है 22 किलोमीटर की है, और दूसरी है छोटी परिक्रमा जो 10 से 11 किलोमीटर की है। अगर आप चाहें तो उसे आप ई रिक्शा से भी पूरी कर सकते हैं। ई रिक्शा वाला पर मेंबर के हिसाब से आपसे 100 रुपये लेगा और वो आपको गोवर्धन की परिक्रमा करवा करके और अंदर जो मंदिर आते हैं उनके दर्शन करवा करके 2 घंटे तक आपको गिरिराज मंदिर के बाहर छोड़ देगा। जिन श्रद्धालुओं की वहां पे सुखना पूरी होती है वो उस परिक्रमा को चल कर भी पूर्ण करते हैं, और कुछ श्रद्धालु साष्टांग करके भी उस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं, जिसको करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं और पैदल यात्रा में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, और ई रिक्शा पे आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। उस परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाले मंदिर हैं पुछरी का लोठा, राधा कुंड, श्याम कुंड, जो कि गिरिराज मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर हैं। मान्यता है कि वहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। उसी के साथ कुसुम सरोवर भी है, जो कि राधा जी की दासी थी। गिरिराज मंदिर का समय है सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक, और राधा कुंड, श्याम कुंड और कुसुम सरोवर 24 घंटे के लिए खुला रहता है। वहां आप कभी भी जाकर के उस सरोवर की आरती कर सकते हैं और उसमें स्नान कर सकते हैं। तो गाइज, आप मथुरा से निकले 8:30 बजे और 9:30 तक आप पहुंच गए गोवर्धन में। अपने होटल लेकर फ्रेश होकर 10:30 आप वहां से निकले, तो होप सो 1 बजे तक आप गोवर्धन घूम लोगे। उसके बाद गाइस, अगर आप लंच करना चाहते हैं तो आप फटाक से लंच कर लीजिए। उसमें आपको करने में आधा घंटा लगेगा। तो अब आप 1:30 बजे तक हो चुके हैं प्रॉपर फ्री, और अब आपको निकलना है बरसाना के लिए। तो बरसाना जाने के लिए आपको गोवर्धन बस स्टैंड से सिटी बस लेनी है, क्योंकि वहां से ऑटो तकरीबन ही चलते हैं। तो आपको जाना है सिटी बस में, जो कि वहां से चलती रहती हैं। गोवर्धन से बरसाना का रास्ता है तकरीबन 20 किलोमीटर। तो होप सो कि वो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर बरसाना पहुंचा देगी। तो दोस्तों, बरसाना श्री राधा रानी जी का गांव है, जहां श्री राधा रानी जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन आते हैं और बरसाना नहीं जाते तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो गाइस, 1:30 बजे आप निकले बरसाना के लिए और आप 2:30 बजे तक पहुंच चुके हैं बरसाना। अब आपके पास घूमने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए आपको थोड़ी जल्दी करनी है, क्योंकि वापस आते हुए शाम को 8 साढ़े 8 बजे आखिरी बस चलती है
बरसाने से गोवर्धन तक। उसके बाद आपको बस भी नहीं मिलेगी और ऑटो भी नहीं मिलेगा, और अगर आपको ऑटो मिलेगा तो वो आपसे मुंह मांगे पैसे लेगा। इसीलिए बरसाना एक छोटा सा गांव है, तो वहां से आपको 8 बजे तक लास्ट निकलना है। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है श्री राधा रानी मंदिर। तो गाइस राधा रानी मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है रोप वे वाला रास्ता और दूसरा है स्टेयर्स वाला रास्ता। अगर आप रोप वे वाले रास्ते पर जाना चाहते हैं तो ई रिक्शा वाला आपसे 20 रुपये पर मेंबर के लेगा, और अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो ई रिक्शा वाला आपसे 10 रुपये मेंबर के हिसाब से लेगा। तो गाइस रोप वे पर जाने की टिकट है 60 रुपये एक बंदे के, और वो आपको 5 मिनट में ऊपर राधा रानी मंदिर तक पहुंचा देगी। और दूसरा रास्ता है बाय स्टेयर्स, उसमें लगभग 150 सीढ़ियां रहेंगी, वो आपको चढ़ करके जाना पड़ेगा। वहां से जाते हुए आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा कि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप रोप वे वाला रास्ता ही अपनाएं। तो गाइस आपको राधा रानी मंदिर में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल सकता है, तो अगर आप बच्चों को साथ लेकर आए हैं तो वहाँ बड़े ध्यान से माथा टेकें, क्योंकि वहाँ धक्का मुक्की काफ़ी होती है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ सुजेस्ट करनी चाहूँगा, अगर आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ आते हैं तो उन्हें भीड़ में मत लेकर जाएं, उन्हें पीछे से ही माथा टिकवा दें, क्योंकि पीछे से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। जिस किसी ने प्रसाद चढ़ाना हो सिर्फ वही आगे जा सकता है, बाकी अगर चाहें दर्शन करना तो पीछे से दर्शन कर सकते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं वो कभी भी इन मंदिरों में अपने लड्डू गोपाल को लेकर ना आएं, क्योंकि ऐसे रश में आपके लड्डू गोपाल गुम सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको पाप लगेगा, तो आप कभी भी लड्डू गोपाल को मंदिरों में लेकर ना आए। तो गाइस इस मंदिर का टाइमिंग रहेगा सुबह 5 से 1:30 बजे तक और शाम 4:30 से 8:30 बजे तक। कि सर्दियों का टाइमिंग अलग होता है और गर्मियों का टाइमिंग अलग रहता है। हर थोड़े समय के बाद मंदिर के कपाट खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। तो गाइस आई होप कि आप 2:30 बजे अगर राधा रानी मंदिर जाते हैं तो आप 45 मिनट में वहाँ से फ्री हो जाओगे। राधा रानी मंदिर वाली सीढ़ियाँ उतरते हैं, सिर्फ राधा रानी मंदिर वाली सीढ़ियाँ जहाँ बाहर से फूल वगैरह मिलते हैं, उसी के साथ आप किसी से पूछ लीजिए, राइट साइड से रास्ता जाता है आगे को, और वहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर आगे जाकर के मिलेगा कुशल बिहारी मंदिर, जिसकी टाइमिंग है 5 से 12 और 4:30 से 8:30। तो गाइज उसी के साथ आगे जाकर के राइट साइड को टर्न होंगे और साथ में एक छोटा सा गेट आएगा लेफ्ट साइड पे। वहाँ अगर आप टर्न होंगे तो वहाँ आपको मिलेगा दान बिहारी मंदिर। वहाँ श्रद्धालु लोग कम जाते हैं, वहाँ इतना रश नहीं होता। दान बिहारी मंदिर वह मंदिर है जहाँ ठाकुर जी ने अपनी मुरली का दान किया था। और उसी के साथ दोस्तों है चौथे नंबर पे शंकरी खोर, यानी कि पतली गली। आप 24 घंटे वहाँ कभी भी जा सकते हैं। ये वह जगह है जहाँ श्री राधा रानी स्नान करने के लिए अकेली आया करती थीं। सभी मंदिरों में होकर के वापस आपको आना है नीचे, और वहाँ से आपको ऑटो लेना है नंदगांव के लिए। तो गाइस नंदगांव आप बस पे नहीं जा सकते। नंदगांव एक छोटा सा गांव है जो कि नंद बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बरसाना से नंदगांव का रास्ता 11 किलोमीटर है। वहां आपको ऑटो पे जाना है। ऑटो वाला आपसे पर मेंबर के हिसाब से 100 रुपये लेगा और आपको नंदगांव के सभी मंदिरों में घुमा करके वापस बरसाना छोड़ देगा। तो नंदगांव में घूमने वाले मंदिर कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मंदिर आता है महादेव जी का। उसके बाद मंदिर आता है टेर कदम के नाम से, जहाँ आज भी श्री कृष्ण जी के समय के वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे कि निधि वन में लगे हुए हैं। इसी के साथ आप अंदर से पौराणिक कथा सुन सकते हैं, और इस कथा के बाद आपको दक्षिणा दे करके खीर का प्रसाद मिलेगा। और इसी के साथ आपको वापस आना है ई रिक्शा में।
तो वो आपको लेकर जाएगा नंद बाबा के मंदिर, जो कि यहाँ का मेन मंदिर है। इस मंदिर में आपको कुछ सीढ़ियाँ और कुछ चढ़ाई चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। तो इस मंदिर की भी टाइमिंग्स हैं 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। इसी के साथ आपको वापस आना है ई रिक्शा पे, आपको ले जाएगा घुमाने के लिए। वो है प्रेम सरोवर। वो जगह है जहाँ ठाकुर जी राधा रानी जी से पहली बार मिले थे, इसीलिए उस जगह का नाम है प्रेम सरोवर। वहाँ आपको छोटा सा एक सरोवर देखने को मिलेगा जो कि उनकी याद में बना हुआ है, और उसी के सामने एक मंदिर है जहाँ बहुत शांति देखने को मिलेगी। वहाँ आप माथा टेक करके दोबारा बैठेंगे अपने ऑटो में, और ऑटो वाला आपको छोड़ देगा बरसाना में। तो गाइस, आई होप कि आप 3:30 बजे निकले थे बरसाना से, और आपने 2 घंटे में नंदगांव घूम लिया है, और अब समय हो चुका है 5:30, और 5:30 अगर आप वापस आते हैं तो आपको आते आते 6 बज जाएंगे। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ बरसाना में एक मंदिर है जिसको हम कीर्ति मंदिर के नाम से जानते हैं। जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, वैसे ही बरसाना में कीर्ति मंदिर है जो कि राधा रानी को प्रिय है। उस मंदिर में अगर आप शाम को जाते हैं, यानी कि अंधेरा होने पर जाते हैं, तो ही आप उस मंदिर का लुत्फ़ उठा सकते हैं और इस मंदिर की शांति को महसूस कर सकते हैं। आधा पौना 1 घंटा आप उस मंदिर में बैठिए, उस मंदिर का आनंद लीजिए, उस शांति को अपने अंदर उतारिए, उस मंदिर की वाइब्स को फ़ील कीजिए, और उसी के साथ आप 7 साढ़े 7 बजे तक जो आखिरी बस वहाँ से निकलती है गोवर्धन के लिए, वहाँ पर बैठें, तो 1 घंटे में आप गोवर्धन पहुँच जाओगे। गोवर्धन पहुंचते ही आप वहां से डिनर करें और अपने होटल में स्टे करें, अच्छी नींद लें और अपने दिमाग को बूस्ट करें अगले दिन के लिए। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखकर डे 3 में जिन जिन मंदिरों में घूमा, वो हैं गोवर्धन का गिरिराज मंदिर, गिरिराज की परिक्रमा, रास्ते में आने वाले मंदिर, पुछरी का लोठा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर। उसके बाद आप गए बरसाना के मंदिर, राधा रानी मंदिर में, जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था, राधा जी की जन्मभूमि है। उसके बाद आप गए वहाँ कुशल बिहारी टेम्पल, साथ ही में गए आप दान बिहारी मंदिर। उसके बाद आप गए शंकरी खोर, और दोपहर के बाद आप गए नंद बाबा टेम्पल, जो कि नंदगिरी पहाड़ पर स्थित है। उसी के साथ आप गए प्रेम सरोवर, और फिर आप वहां गए महादेव जी के मंदिर, आपने देखा था टेर कदम मंदिर, और वहां से वापस आते हुए आपने देखा कीर्ति मंदिर, और उसी के साथ आप आ गए वापस गोवर्धन में अपने होटल में, और वहां आपने 1 नाइट के लिए किया स्टे। तड़प थी वृंदावन आने की, खूब सुनी है महिमा बरसाने की। भूल कर आए हैं फिक्र जमाने की, पुकार सुन लेना इस दीवाने की। हर हाल में दर्शन करना ठान लिया है, खूब भीड़ होती है तेरे दर पे ये जान लिया है। निराश करके मत जाने देना हमें अपने दर से, हमने जन्म जन्मों से आपको अपना सखा मान लिया है। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। होप सो आपने रात को अच्छी नींद लेकर अपने दिमाग को कर लिया है बूस्ट, और अब आप आ चुके हैं डे 4 पे। तो आज भी आपको रोज की तरह सुबह 7 बजे उठ जाना है, और 8 साढ़े 8 बजे तक आपको गोवर्धन से करना है चेकआउट, क्योंकि आज आपको जाना है वृंदावन के लिए। गोवर्धन से वृंदावन का रास्ता है 24 किलोमीटर तक का,
और आपको इसके लिए गोवर्धन बस स्टैंड से लेनी है बस और जाना है आपको वृंदावन के लिए। तो गाइस वहां से वृंदावन के लिए बसेस चलती रहती हैं जो कि आपको 1 से 1.5 घंटे में वृंदावन बस स्टैंड पर उतार देंगी। उसके लिए आपकी टिकट 50 से 55 तक लग सकती है। अब आप आ चुके हैं वृंदावन और सबसे पहले वृंदावन गेट के बाहर से आप करिए वृंदावन को प्रणाम, क्योंकि वृंदावन आने का अवसर किस्मत से भाग्य मिलता है वृंदावन आने का। ठाकुर जी कहते हैं आप जीवन में एक बार भी वृंदावन आ गए, आप यमपुरी नहीं जाओगे, आपकी सीधा होगी मृत्यु के बाद मुक्ति। तो गाइस आपको यहाँ पे करना है होटल में चेक इन। तो आपको होटल लेना है प्रेम मंदिर के पास। गाइस ज़्यादा दूर होटल मत लीजिए, नहीं तो आपको घूमने में परेशानी होगी। गाइस अगर आप मेन रोड पे होटल चेक इन करते हैं तो उसके लिए आपको रेंट लगेगा 1300 से 1500 तक। अगर आप किसी गली में होटल लेते हैं उसमें भी आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जिसका रेंट रहेगा 800 से लेकर 1000 तक। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो आप गलियों में ही होटल्स लें। तो गाइस आप 8:30 बजे निकले गोवर्धन से और आप 10 बजे तक पहुंच चुके हैं वृंदावन में और आप 10:30 बजे तक वहां करेंगे चेक इन और फ्रेश होने में आपको लगेगा आधा घंटा और 11 बजे तक आप यहाँ से निकल जाएंगे मंदिरों के दर्शन करने। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर का ऑटो या रिक्शा प्रेम मंदिर वाली मेन रोड से मिल जाएगा। उसके लिए वो आपसे 20 से 30 रुपए पर मेंबर के लेगा और आपको बांके बिहारी मंदिर के बाहर छोड़ देगा। बांके बिहारी मंदिर की टाइमिंग रहती है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 5:30 से लेकर रात 9:30 बजे तक। इस मंदिर में आपको सबसे ज्यादा रश देखने को मिल सकता है। कृपया आप सावधानी से माथा टेकें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। और इस मंदिर के बाहर आपको कई सारे पंडित मिल सकते हैं जो आपको रश के हिसाब से वीआईपी रास्ते से दर्शन करवाने के पैसे डिमांड कर सकते हैं। गाइज अगर रश ज़्यादा है तो वो आपसे 200 से 400 रुपये पर मेंबर के ले सकते हैं और अगर रश कम है तो वो आपसे 100 रुपये पर मेंबर के ले सकते हैं। तो गाइज अगर रश ज़्यादा है और आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ के नॉर्मल और परमानेंट रेट हैं 100 रुपये पर मेंबर, इसमें आपको पंडित अच्छे से माथा टिकवा देगा। तो गाइस प्रसाद में आपको लेना है पेड़ा, फूल और इत्र। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो पंडित आपको रश में से निकाल करके सबसे आगे से आपको दर्शन करवाएगा ठाकुर जी के, और वहीं पे आपको प्रसाद फल फूल चढ़ाने हैं और इत्र को अपने हाथ पर लगाकर वहां लगा देना है। पंडित आपके गले में हाथ डलवाएगा और आपको प्रसाद दे देगा। इस मंदिर में हर 10 मिनट के बाद ठाकुर जी को भोग लगता है और हर 2 मिनट के बाद ठाकुर जी के आगे पर्दा कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर ठाकुर जी की आंखें आपकी आंखों से मिल गई तो ठाकुर जी उसी के साथ ही चल देते हैं। तो गाइज इसी के साथ अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप आराम से इस मंदिर के 1 घंटे तक दर्शन कीजिए। उसके बाद आपको आना है बाहर और बाहर से आपको करना है रिक्शा, जो कि आपको यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर निधि वन तक ले जाएगा और उसके लिए आपसे बोलेगा 10 से 20 रुपए पर मेंबर के। तो गाइस निधि वन के टाइमिंग रहेंगे 8 से 12 और 5:30 से 7:30 बजे तक। माना जाता है कि यहाँ आज भी ठाकुर जी गोपियों के संग रास लीला करते हैं, इसीलिए शाम को 7:30 बजे के करीब यहाँ के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आज भी ठाकुर जी के समय के वृक्ष लगे हुए हैं जिसे गोपियों का स्वरूप बोला जाता है। रास लीला के समय यही वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस मंदिर की परिक्रमा करने के 2 रास्ते हैं। अगर आप वीआईपी गाइड करते हैं तो वो आपको अंदर के कच्चे रास्ते से इस मंदिर की परिक्रमा करवा देगा, उसमें आपको समय भी कम लगेगा। अगर आप अंदर से जाते हैं तो उसमें आपको सफोकेशन भी देखने को मिलेगी और उसमें आपको रश भी काफ़ी मिलेगा और उसमें आपको समय भी ज़्यादा लग सकता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से
गाइड वाला रास्ता बेस्ट है आपके लिए। इसकी परिक्रमा के अंदर आपको 4 से 5 मंदिर देखने को मिलेंगे। तो गाइज अब आप निधि वन से आ चुके हैं बाहर और अब समय हो चुका है शहर के एक 500 मीटर की दूरी पर आपको 5 मिनट पैदल चलकर जाना है और वहां आपको देखने को मिलेगा राधा रमन टेम्पल। 1 बजे आप राधा रमन टेम्पल नहीं जा सकते क्योंकि इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप वहां से ई रिक्शा लीजिए और आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाना है श्री रंगनाथ जी मंदिर। वो मंदिर आपको साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ मिलेगा। तो गाइस उस मंदिर के टाइमिंग्स रहेंगे 7 से 1 और 4 से 8। वो मंदिर अंदर से काफी बड़ा है, आप उसे अच्छे से घूम सकते हैं। और गाइस एक बात का ध्यान अवश्य दीजिए, यहाँ के मंकीज बहुत शरारती हैं। इस मंदिर की बैक साइड पर एक छोटा सा शीश महल है जिसकी टिकट 15 रुपए है। यहाँ आज भी आप ठाकुर जी के समय के खिलौनों के दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर के बाहर आकर आपको साइड पे एक छोटा सा म्यूजियम देखने को मिलेगा जहाँ की टिकट अंदर जाने की 20 रुपए है। उसमें आपको ठाकुर जी के 10 अवतारों का एनिमेटेड दर्शन करने को मिलेंगे। तो गाइस होप सो आपको इस मंदिर में घूमने के लिए लगेंगे 45 मिनट। इसी के साथ आपको आना है बाहर और 500 मीटर दूर पैदल चल के जाना है और वहां आपको मिलेगा गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए गोकुल में गए थे। तो गाइस आपने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक घूमा रंगनाथ जी मंदिर। उसके बाद आप 2 से ढाई गए गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर और अब आपको 2:30 बजे वापस आना है राधा रमन मंदिर के पास, जो कि आपने अभी तक देखा नहीं है। उसी के पास 500 मीटर की दूरी पर रहेगा कात्यायनी देवी मंदिर। ये मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि इसी जगह पर देवी सती के बाल गिरे थे। इस मंदिर में देवी कात्यायनी की तलवार, जिसे उच्चावल चंद्रहास कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी जी ने स्वप्न में संत केशवानंद जी को आदेश दिया था कि वह वृंदावन आकर मंदिर का निर्माण करें। संत केशवानंद जी ने अपने योग बल से उस शक्तिपीठ को पहचाना जहां माता सती के बाल गिरे थे। तो गाइस 3:30 बजे तक आप इस मंदिर से फ्री होकर के चले जाएंगे राधा रमन मंदिर के बाहर। 3:30 या 4 बजे उस मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। तो उसके बाद आप जाएंगे उस मंदिर के अंदर। तो वहां आपको मेन द्वार पे थोड़ा सा रश देखने को मिल सकता है। उस मंदिर के अंदर काफी आनंद आता है। आप उस मंदिर में प्रसाद, फूल, फल चढ़ाइए और दीजिए और वहां से आ जाइए बाहर। इस मंदिर में घूमने के लिए आपके पास आधा घंटा इनफ है। तो गाइस आशा करता हूँ कि 4-4:30 बजे तक आप इस मंदिर से आ जाएंगे बाहर और अब आपको करना है लंच। लंच करने के बाद आपको जाना है अपने रूम में। Here guys, point to be noted. पूरे वृंदावन में आपको बंदरों से सावधान रहना है। आप अपना फोन, गॉगल्स और पर्स संभाल कर रखें, नहीं तो बंदर आपसे छीन कर ले जाएंगे और अगर आप उनको फ्रूटी दोगे तो फिर ही वो आपको आपका सामान लौटाएंगे। अन्य कुछ देने पर वो आपका सामान आपको नहीं लौटाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो गाइस आपको लंच करने के बाद वापस आना है अपने रूम में। वहां से आप फ्रेश होकर थोड़ी सी रेस्ट कर करके प्रेम मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है उसके ऑपोजिट माता वैष्णो देवी धाम। तो गाइस ये मंदिर अंदर से बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर में काफी आनंद आता है। इस मंदिर के बाहर कुछ फाउंटेन्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। मंदिर घूमने के लिए आपको लगेगा आधा घंटा। इसके बाद 5:30 बजे आपको आना है बाहर और अब आपको अंधेरा होने पर 6-6:30 बजे आपको जाना है प्रेम मंदिर। जैसे है बरसाना में कीर्ति मंदिर, वैसे है वृंदावन में प्रेम मंदिर। इसका नज़ारा रात को देखने का है। रात को इन मंदिरों में लाइटनिंग रहती है। गाइस इस मंदिर में भी बहुत आनंद है। इस मंदिर की वाइब भी आपको अच्छे से फील करनी है।
और इसका आनंद लेना है। बरसाना के कीर्ति मंदिर और वृंदावन के प्रेम मंदिरों में हर रोज कृपालु जी महाराज की झांकी निकलती है और कीर्ति मंदिर की तरह ये मंदिर भी रात को 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दिया जाता है। 6 से साढ़े 7 बजे तक इस मंदिर में बैठकर आनंद लीजिए। इसी मंदिर की आपको परिक्रमा भी करनी है और परिक्रमा के रास्ते में आपको ठाकुर जी की लीलाएं देखने को मिलेंगी, जहां ठाकुर जी ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है और गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी गांव वासी बैठे हुए हैं। उसी के साथ आपको फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो कि म्यूजिक के हिसाब से डांस करते हैं और फाउंटेन्स पे आपको 3D वीडियो भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको सारा घूम करके अंदर से प्रसाद लेकर के आ जाना है बाहर और समय हो चुका है 7:30। इसी के साथ आपको आगे 500 मीटर चल कर जाना है और आगे आएगा इस्कॉन मंदिर। 7:45 बजे तक आप वहां पहुंच जाएंगे और उसके अंदर जाकर 9 बजे तक आप उस मंदिर में आनंद ले सकते हैं। 9 बजे के बाद वो मंदिर बंद कर दिया जाता है। 8:30 से 9 उस मंदिर में ठाकुर जी की आरती होती है जो कि बहुत आनंदमयी रहती है। उस मंदिर के अंदर हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप चलता रहता है बहुत मधुर धुन में। और इसी के साथ इसी धुन में लोग वहां पर नृत्य करते हैं। भी आपको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अंदर हर एक चीज का आनंद लें, ठाकुर जी की आरती करें, महामंत्र का जाप करें और उसी के साथ आप भी नृत्य कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मंदिर से बाहर आना है को वहाँ मंदिर के अंदर ही मेन द्वार पे इस्कॉन मंदिर की कैंटीन देखने को मिलेगी, जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं, जहाँ का भोजन अति स्वादिष्ट होता है और वहाँ अंदर से लंगर भी और गाइस, इस्कॉन मंदिर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा इस्कॉन मंदिर में बना हुआ म्यूजियम। इसमें इस्कॉन मंदिर की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो 9 बजे आप करीब बाहर आ चुके हैं। वहाँ आपको अपने जूते चप्पल लेने हैं और आपको चले जाना है डिनर करने के लिए। वहाँ से आप डिनर करने के बाद चले जाएंगे अपने रूम में, जहाँ आपने होटल स्टे किया है। तो गाइस, डे 4 में आपने घूमा वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, उसके बाद आप गए निधिवन टेम्पल और फिर आप गए रंगनाथ जी मंदिर। इसके बाद आपने देखा गोपेश्वर महादेव मंदिर
उसके बाद आप आए कात्यायनी माता मंदिर और फिर आपने देखा राधा रमन मंदिर। इसके बाद आप लंच करने के बाद गए माता वैष्णो देवी धाम और उसके बाद गए आप प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के बाद आपने देखा इस्कॉन टेम्पल, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। वहां की आपने देखी आरती और वहां आपने किया जाप। उसके बाद आपने किया डिनर और आप आ गए अपने होटल में। तो बाकी तीनों दिनों की तरह आप आज भी करें रेस्ट और अपने दिमाग को करें बूस्ट कल के लिए। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आपने डे 4 तक सभी जगह घूम ली हैं और अब आप आ चुके हैं डे 5 पे। और अब अगर आपको जाना है श्री हित राधा केली कुंज, जहाँ श्री हरिवंश श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है, जहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने और उनके दर्शन के लिए आते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, आज भी आप रोज की तरह सुबह 7 बजे तक उठ जाइए और आपको फ्रेश होकर नहा धोकर करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके पास हैं 2 घंटे। 9 बजे आपने जाना है श्री राधा हित केली कुंज। कहने का मतलब 9 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है और वहाँ से मिलता है 9 से 11 एकांतवास का टोकन। अगर आप महाराज जी से बैठकर एकांत में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको उन 2 घंटों में उसका टोकन मिलेगा और कुल टोकन होते हैं 70। टोकन पूरे हो जाने के बाद आपको टोकन नहीं मिलेगा, इसीलिए वहाँ टोकन किस्मत वालों को मिलता है और उस एकांतवास की टर्न आती है अगले दिन। तो दोस्तों, अगर आपको एकांतवास का टोकन मिल जाता है तो आप अगले दिन तक का करिए इंतज़ार और डे 5 में आप घूम सकते हैं आगरा, जिसकी वीडियो मैं अलग से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगरा में घूमने वाली 2 जगह हैं कि ताजमहल और आगरा का लाल किला, और छोटी मोटी वहाँ पे कई जगह हैं जैसे शाहजहां गार्डन, मीना बाजार, सदर बाजार। तो आपको आगरा जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और उसके बाद आपको आगरा घूमने के लिए 5 से 6 घंटे चाहिए। तो अगर आप आगरा जाना चाहते हैं तो आज के दिन आप आगरा जा सकते हैं और उसी के साथ आप वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भी जा सकते हैं, जहाँ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी सत्संग करते हैं। और इसी के साथ अगर आपके भी कोई पूज्य महाराज जी हैं तो उनके भी दर्शन आप यहाँ पे मंदिरों में कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप आगरा के लिए निकल चुके हैं तो आपको रात को आते आते 8:30 से बज जाएंगे 9। और अगर आप आगरा नहीं जाना चाहते तो आप एक दिन एक्स्ट्रा वृंदावन में रह करके दोबारा से प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हो और अगर आप चाहो तो गौरी गोपाल आश्रम में भी जा सकते हो। तो दोस्तों, डे 5 में आपका मेन डेस्टिनेशन रहेगा राधा केली कुंज। तो दोस्तों, राधा केली कुंज के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ जो मेन है। अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत फ़ोन पे आ जाए। तो वहाँ से आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप आए हैं आगरा से 8:30 से 9 बजे तक आप पहुँचोगे वृंदावन और इसके बाद आपको जाना है अपने होटल में। आगरा में चल कर आप बहुत थक जाएंगे, इसके लिए आपके पास अब और समय नहीं बचेगा। सो मैं आपको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जोमेटो या स्विगी ऑर्डर कर लें अपने रूम तक के लिए और उसके बाद आपको रात के 1 बजे तक आराम से अपने दिमाग को करना है बूस्ट और करनी है अच्छे से नींद पूरी। एंड सेकंड ऑप्शन, अगर आप आगरा नहीं जाते तो आप जाते हैं गौरी गोपाल मंदिर या और बाकी मंदिरों में घूमते हैं और अगर आप चाहें तो वृंदावन की रमन रेती में भी जा सकते हैं। इसका रास्ता है बांके बिहारी मंदिर की बैक साइड से सीधा सामने यमुना नदी का किनारा पड़ता है, उसी को हम वृंदावन की रमन रेती कहते हैं। वहाँ की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है और वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। तो यहाँ आप जल्दी ही फ्री हो जाएंगे शाम तक और उसके बाद आपके पास अपनी नींद पूरी करने के लिए काफ़ी समय है, क्योंकि आधी रात को 2 बजे जाना है महाराज जी के आश्रम के बाहर, जहाँ महाराज जी रात को 1-1:30 बजे अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं
और आश्रम तक पहुंचते हैं 2:30 से 3 बजे तक। वहां आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही महाराज जी गेट में एंटर करते हैं, अब उसी के बाद वहां साइड पे लेडीज़ की और जेंट्स की एक लाइन लग जाती है। उस लाइन में आप लग करके वहां से कूपन प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ आपको कौन सा कूपन मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लाइन में आगे लगे होते हैं उन्हें कूपन मिलता है सत्संग का। सत्संग में महाराज जी धार्मिक कहानियाँ सुनाते हैं और अपने सत्संग प्रवचन से सबको धन्य करते हैं। तो दोस्तों, सत्संग के लिए 150 लोगों को कूपन दिया जाता है। इसके बाद सत्संग का कूपन बंद कर दिया जाता है। जो लेडीज और जेंट्स लाइन में लगे हैं उन्हें निराश करके घर वापस नहीं भेजा जाता। उन्हें उसके बाद कूपन मिलता है नाम कीर्तन में बैठने का, जहां दर्शन के बाद नाम संकीर्तन किया जाता है, हरि नाम का जाप किया जाता है और कई प्रकार से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की स्तुति की जाती है। उसमें आप 2 से ढाई घंटे अंदर बैठकर आनंद ले सकते हैं। उसी के बीच महाराज जी आपको 15 से 20 मिनट के लिए दर्शन देंगे। तो गाइस, एक बात का ध्यान अवश्य दीजिए, तीनों टोकनों में से आपको एक ही टोकन प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको चाहिए आधार कार्ड। आपको वहां पे अपना आधार कार्ड शो करवाना है और उसी के बाद आपको टोकन मिलेगा और आपका नाम वहां लिख लिया जाएगा। अगर आपने सुबह एकांतवास का टोकन प्राप्त कर लिया है तो आपको सत्संग कीर्तन में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। तो तीनों टोकनों में से आप एक ही टोकन ले सकते हैं। वैसे कोशिश तो कीजिए सुबह के टोकन की। एकांतवास के लिए मिलता है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप ये वाले टोकनों की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक टोकन तो अवश्य ही मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको 5 तारीख को टोकन मिलता है तो उसकी टर्न आएगी अगले दिन जैसे कि 5 को रात को आप सोए और आधी रात को उठ करके आपको जाना है टोकन टाइमिंग्स पर, जो कि टोकन पर लिखी होती हैं। तो आशा करता हूं कि गाइस, आपने 5 तारीख को सुबह 2 से 3 बजे तक आपने महाराज जी के दर्शन किए। उसके बाद आप लगे लाइन में और लाइन से फ्री होते होते आपको हो जाएंगे 4:30 से 5। उसके बाद आप आएंगे वापस। आपको वहां से लेना है ऑटो। रूम में जा करके आपको अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है और अपने दिमाग को करना है बूस्ट। आप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लीजिए, ताकि अगले दिन आपको कहीं जाने में परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो गाइस, डे 5 में आपने देखा ताजमहल, रेड फोर्ट, मतलब आप घूमे आगरा, और उसके बाद आप गए गौरी गोपाल आश्रम। ये भी ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने देखी वृंदावन की रमन रेती। और अगर आप किसी मंदिर को रिपीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जो मेन डेस्टिनेशन थी आपकी, श्री राधा हित केली कुंज आश्रम में गए। और अब आ चुका है डे 6। तो डे 6 में आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप कीर्तन का आनंद लेना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग रहता है सुबह 3 बजे, यानी कि आधी रात को 3 बजे। तो आपको 3 बजे चले जाना है उनके आश्रम, वो आपको अंदर एंट्री दे देंगे।
वहां बैठकर आपको कीर्तन का लुत्फ उठाना है। और अगर आपके पास सत्संग का टोकन है तो वो टाइमिंग आपको टोकन पे मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वृंदावन आने का भाग्य मिला है, महाराज जी के दर्शन करने का भी भाग्य मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको कोई ना कोई तो टोकन मिल ही जाएगा। 2 से 3 घंटे तक चलता है उनका सत्संग। उसके बाद 2 से ढाई घंटे तक चलता है उनका नाम कीर्तन। तो आपके पास जो भी टोकन है उसी के अकॉर्डिंग आप फ्री होकर के आ जाएंगे बाहर। तो बाहर से आपको लेना है ऑटो आपको पहुंचा देगा आपके रूम स्टे में। तो वहां आपको जाकर के सबसे पहले करनी है रेस्ट। सुबह उठ कर के आप अच्छे से रिफ्रेश होकर कीजिए ब्रेकफास्ट। तो गाइस, आपने जो डे 5 में कूपन कलेक्ट किया था उसका आनंद आपने लिया डे 6 में, और आप डे 6 में अब हैं फ्री। तो अगर आप यहाँ और घूमना चाहते हैं तो डे 6 आपके पास एक्स्ट्रा है, वहाँ आप घूम सकते हैं। डे 7 में आपको वहाँ से अपनी ट्रेन की जो आपने बुकिंग करवा रखी है 1 हफ्ते की ने लेनी है वहाँ से ट्रेन, और आप शाम तक पहुँच जाओगे अपने घर। और गाइस, ये बात मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जैसे ही आप घर वापस आते हैं आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि वृंदावन ही सब कुछ है। आपको सेट होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1 हफ्ता लग गया था। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपका टूर बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करने जा रहे थे, तो हम एक बात भूल चुके हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ की एक स्लैंग रहती है जो आपको यहाँ कॉपी करनी है। जब आप मथुरा स्टेशन से ऑटो लेते हैं, आपको कृष्ण जन्मभूमि नहीं बोलना, आपको बोलना है जन्मभूमि जाना है भैया। थोड़ी सी आपको अपनी टोन उन लोगों जैसी बनानी है ताकि इससे उनको लगे कि आप यहाँ के निवासी हैं या आप यहाँ आते जाते रहते हैं। उसके बाद जब आपको निकलना है गोकुल के लिए, वैसे तो गोकुल का ऑटो ज़्यादातर टैंक चौक से मिलता है, वहाँ एक टैंक लगा हुआ है, तो उसे आपको टैंक चौक नहीं बोलना, आपको उसे बोलना है टैंक चौराहा। मथुरा में है एक पुराना बस स्टैंड और एक नया बस स्टैंड। अगर आपको वहाँ जाना पड़ता है तो उसके लिए कोड वर्ड है। पुराने बस स्टैंड को कहा जाता है पुराना और नए बस स्टैंड को कहा जाता है नया। तो आपने ई रिक्शा वाले को यही कहना है कि भैया पुराने पे चलोगे, तो भैया नए पे चलोगे। तो इससे वो भैया आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ऐंठेगा, आपसे जो प्रॉपर सवारी का रहता है वही लेगा। और जब आप लेते हैं गोवर्धन के लिए बस कि बस जो आपको मिलेगी छठीकरा हाईवे से मिलेगी, तो ऑटो वाले को आपको बोलना है भैया छठीकरा चौराहे पे जाना है, कितने पैसे लोगे। और बाकी जगह पे आपको ऐसे ही घूमना है बसेस पे। तो बसेस वालों का जो रेंट है वो फिक्स ही रहता है, पैसे ऐंठते हैं तो वो हैं ई रिक्शा वाले। उसके लिए मैंने आपको ई रिक्शा एक्सपेंस अलग से बता दिया है कि ई रिक्शा वाले कहाँ से कहाँ तक जाने के कितने पैसे लेते हैं। उसी के साथ मैंने आपको बताया ईटिंग फूड एक्सपेंसेस कितने से कितना खर्चा आ सकता है। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ से टैक्सीज भी चलती हैं। अगर आप गैदरिंग में आए हैं तो आप टैक्सी पे भी जा सकते हैं। टैक्सी का जो रेंट रहेगा वो एक जगह का 1000 से 1500 और 2000 तक भी हो सकता है। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 4 से 5 बंदे हैं तो आप रिक्शा वाला ऑप्शन चूज़ करिए, और अगर आप ज़्यादा बंदे हैं तो आप टैक्सी मत चूज़ करिए, आप जाइए सिटी बस में। और फिर मैंने आपको बताया कि होटल में स्टे करने का खर्चा आपके लिए कितना रहेगा, और इसी के साथ मैंने आपको बाकी के खर्चे भी बताए, जैसे कि गाइड आपसे कितने पैसे ले सकता है आपको पूरे मंदिर में घुमाने के लिए, उस मंदिर की हिस्ट्री जानने के लिए। तो गाइज, अगर आप पहली बार जाते हैं तो गाइड अवश्य करें। और इसी के साथ पर मेंबर के हिसाब से पूरा 1 हफ्ता वृंदावन घूमने के लिए आपका बजट रहेगा 10 से 12,000 एक बंदे का। इसी में आपका सारा एक्सपेंस इंक्लूड हो जाएगा, ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सी, स्टे, ईटिंग फूड, अदर एक्सपेंसेस ऑल ओवर। तो गाइज, हमारी वीडियो हो चुके हैं बहुत लंबी। तो अगर आप हमारी ये वीडियो प्रॉपरली देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार आप अपने इस ट्रिप का पूरा आनंद ले सकेंगे। इसी के साथ गाइज, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। सो गाइज, गुड लक फॉर योर जर्नी। और जाते जाते आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तरस गया था तेरे दर पे आने के लिए, अब कोई जल्दी नहीं है वापस घर जाने के लिए।
चाहे कुछ मिले या ना मिले हमें खाने के लिए, हम तो बस आए हैं वृंदावन और बरसाने के लिए। हमें चरणों में अपने लगाए रखना, मेरो वृंदावन में हमको बुलाए रखना। हम राधा नाम सुबह शाम जपते रहें, हमेरी प्रीत वृंदावन धाम से लगाए रखना। श्री राधे। नाम जपो बिहारी लाल का, चाहे कृष्ण कहो या राधा, एक ही दिल का टुकड़ा है वो दोनों आधा आधा। हरि नाम की माला को जिसने भी मन में साधा, भव सागर से यूं ही तर गए आई न कोई बाधा। जपो श्री कृष्ण, जपो श्री राधा, ये नाम तुम्हारे जीवन की सब दूर करेगा बाधा। जपो श्री कृष्ण, जपो श्री राधा, श्री राधा 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 राधा।